स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन में। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और आपका पेपर भी अच्छा हुआ होगा बच्चों। तो आज की इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में हुए आपके बायोलॉजी के पेपर के एमसीक्यूज़। तो सेट 1 के जो एमसीक्यूज़ हैं आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स born on the same plant and the mode of pollination can be ज़ैटोनोगैमी और ज़ीनोगैमी। तो ऑप्शंस हैं पपाया, बी डेट पाम, सी मेज, डी स्पिनच। तो बच्चों क्वेश्चन है कि अगर बताओ कि कौन सा प्लांट है जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो है एक ही प्लांट पर बॉर्न करते हैं और उनका जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है वो ज़ैटोनोगैमी भी हो सकता है और ज़ीनोगैमी भी हो सकता है। तो ऐसा एक जो केस है वो कौन सा है? पपाया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लेसेंटा दैट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। कहते हैं कि बताओ कि कौन सा हार्मोन है जो कि ह्यूमन प्लेसेंटा के थ्रू सिक्रेट होता है और वो जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है रिलैक्सिन, दूसरा ऑप्शन है ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड सी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, डी ऑप्शन है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो जब भी बच्चों प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस की बात होगी तो ऑप्शन जो है वो आपने पिक करना है ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन। HCG हार्मोन जो है मतलब ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है वो यूटरस की इनर लाइनिंग मतलब एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बना करके रखता है सो दैट जो एम्ब्रियो है वो वहाँ पर प्रोटेक्ट हो सके। और दूसरा जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी पॉज करता है और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? बी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ रिलेटेड है। इस बार इन्होंने ग्राफ ना दे करके बट डेज जो है वो आपसे पूछ लिए हैं कि कौन से डेज हैं जो प्रेगनेंसी के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं, मतलब कौन से डेज हैं जिनमें प्रेगनेंसी जो है या फीमेल जो है वो कंसीव कर सकती है, ये बताना था। तो इस क्वेश्चन में बताना था कि जो फीमेल्स हैं वो कौन से डेज में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंसीव कर सकती हैं, तो वो डेज कौन से हैं तो वो बताना था। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। द पीरियोडिक एब्सेंटेंस बाय अ कपल फॉर फैमिली प्लानिंग शुड बी फ्रॉम। कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग के लिए कौन से डेज जो हैं उनमें क्वाइटस अवॉइड करना चाहिए सो दैट जो है एक फीमेल वो कंसीव ना करे। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ रिलेटेड है। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन सा ऑप्शन उनमें से सही है। तो पहला ऑप्शन था डे 5 to 10 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नो बच्चों, जो डे 5 to 10 है वो कौन सा है? वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट में चला जाता है। तो यहाँ पर ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स डेवलप हो रही होती हैं। तो ये हम ऑप्शन पिक नहीं करेंगे। डे 13 to 15 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमें पिक करनी है क्योंकि डे 10 से 17 के बीच में ओवुलेशन होने के चांसेस होते हैं, मतलब ओवरी में से एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में जाने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ से जो है कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उन दिनों में क्वाइटस हो तो वहाँ से स्पर्म अगर एंटर होगा तो वो यही जो एग अभी फैलोपियन ट्यूब में आ गया है उसके साथ इजीली बाइंड कर सकता है। तो ये जो डेज हैं वो क्वाइटस के लिए सेफ नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट जो था उसमें हमें क्या बताना था? इनकरेक्ट मैच। हमें ऑप्शंस में पेयर्स दिए गए थे, इनमें से हमें इनकरेक्ट मैच बताना था। तो ऑप्शंस क्या थे? एक तरफ ह्यूमन कैरियोटाइप है और दूसरी तरफ कैरेक्टर्स हैं। पहला ऑप्शन जो है ए ऑप्शन, कहते हैं कैरियोटाइप अगर 45+XX है तो उस पर्सन की पाम जो है वो ब्रॉड होगी और उसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होगी। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है। जब भी कभी ब्रॉड पाम की बात होती है या कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज की बात होती है तो हमें याद रखना है कि
ये फीचर्स डाउन सिंड्रोम के हैं, जिसमें बेसिकली एक पर्सन जो होता है उसकी बॉडी का शॉर्ट स्टैचर होता है और उसके जो हाथ होते हैं वो, उसकी हथेली जो होती है, पाम मतलब, वो थोड़ी ब्रॉड होती है और उसके ऊपर जो डार्क क्रीजेस हमें दिखाई देती हैं। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए है, वो होनी चाहिए है कि 21 क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर तो कैरोटाइप में कुछ ऐसा हमें बताया नहीं है। सेकंड ऑप्शन था 44 + XXY। हमें पता है जब ये कैरोटाइप होता है तब जो पर्सन है, मतलब जो मेल्स हैं, उनमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होने की वजह से उनकी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्राइजोमी हो जाती है, और वो पर्सन जो है वो एक्स्ट्रा फेमिनाइन कैरेक्टर जो है वो शो करना शुरू कर देते हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन कौन सी है, क्लाइंट-फिल्टर की कंडीशन। तो क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम में ऐसा होता है और मेल्स जो है इसके साथ इफेक्ट होते हैं। तो मेल्स के अंदर जब ओवरऑल फेमिनाइन डेवलपमेंट होती है तो ये कैरोटाइप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मतलब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और जो सी ऑप्शन है वो क्या है, 44 + X0। तो ऐसा केस क्या था, जब भी कभी फीमेल्स जो हैं जिनके पास अगर एक सेक्स क्रोमोसोम मिस हो या एक्स क्रोमोसोम पार्शियली मिस हो या एब्सेंट हो, तो ऐसी जो फीमेल्स होती हैं वो टर्नर सिंड्रोम के साथ सफ़र करती हैं। तो उन फीमेल्स की जो ओवरीज होती हैं वो रुडिमेंट्री होती हैं, मतलब वो कंसीव नहीं कर पाती। तो ऐसी फीमेल्स को हम स्टेराइल फीमेल्स बोलते हैं। तो ऑप्शन सी भी जो है वो करेक्टली मैच एक पेयर है। और जो ऑप्शन डी है उसमें बताया है कि 44 + XY, तो ये तो नॉर्मल कैरोटाइप है एक मेल का। तो जो डी ऑप्शन है वो भी करेक्टली मैच्ड है। अब बचा ऑप्शन ए, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन ही हमें पिक करना है, क्योंकि हमें बताना था कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है। तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट मैच है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बतानी थी कि जो डॉटेड लाइन है वो कौन से बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कौन सा है, हमें पता है कि ये एक डीएनए या आरएनए का स्ट्रैंड है। तो इसमें क्या है, एक शुगर का जो बॉन्ड है वो बेस के साथ डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है। हमें पता है कि जो शुगर होती है उसके साथ जो बेस है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ही अटैच्ड होता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड टाइप है बच्चों वो ऑप्शन ए मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड इसका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था थोड़ा आपके लिए कह सकते हैं न्यूमेरिकल जैसा था। हमें बताना था कि एक कोडोन जो है वो कितने बेस पेयर्स का हो सकता है, मतलब कितने बेस पेयर्स, कितने कम से कम बेस पेयर्स जो हैं वो एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, हमें ये बताना था। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यू नो दैट देयर आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स। कहते भी जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं वो कितने हैं, 20, एंड 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस इन अ डीएनए। और जो डीएनए है उसके अंदर कितने बेसिस होते हैं, वो 4। कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। अब इन्हीं 4 में से कोई 3 जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक कोडोन फॉर्म करते हैं। A combination of 3 such bases code for a specific amino acid. वही बात, if instead there are 96 different amino acids, कहते हैं अब अगर 20 की जगह हमारे पास 96 different amino acids हों and 12 different bases हों in DNA, तो minimum number of combinations of bases to form a codon is, कहते अब अगर आपके पास 96 तो अमीनो एसिड्स हैं और आपके पास डीएनए के अंदर 12 जो हैं वो बेसिस हैं, तो बताओ कि आपके पास मिनिमम कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, मिनिमम कितने बेसिस का कॉम्बिनेशन जो है वो एक कोडोन फॉर्म कर सकता है, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों अभी सोचो कि एक कोडोन जो है वो कितने बेसिस से बनता है, वो 4 में से किसी भी 3 से बन सकता है। मतलब AUG से भी बन सकता है,
UAA से भी बन सकता है, UGA से भी बन सकता है। मतलब आउट ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन, इन चारों में से कोई भी 3 जो हैं वो एक कोडोन फॉर्म कर सकते हैं। वही एक कोडोन फर्दर एक अमीनो एसिड को जो है वही एक कोडोन फर्दर एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। तो इतनी बात तो आपको क्लियर है। अभी अगर हमारे पास टोटल 64 अमीनो एसिड्स हैं तो उनमें से 3 जो हैं वो तो स्टॉप कोडोन होते हैं। कौन कौन से? UAA, UGA, UAG। तो ये क्या है? ये स्टॉप कोडोन्स हैं। अब अगर हमारे पास कहते हैं 96 जो हैं वो क्या हो, अमीनो एसिड्स हों, और हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास एक कोडोन जो है वो 2 बेसिस से बनता है। तो अगर हमारे पास 12 बेस पेयर्स हैं डीएनए के अंदर, तो अगर हम 12 का स्क्वायर करें तो कितने अमीनो एसिड्स हम कोड कर सकते हैं? 144। तो इतना नंबर जो है वो 20 से 96 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए सफिशिएंट है। तो आंसर जो होगा बच्चों वो ऑप्शन जो है सी होगा। तो ए ऑप्शन में आंसर कितना है? 6। तो ऑप्शन बी में कितना है? 8। ऑप्शन सी में क्या था? 2 एंड ऑप्शन डी में क्या था? 4। तो हमारे पास 2 जो बेस पेयर्स हैं वो एक कोडोन फॉर्म करने के लिए जो है वो ओके हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन डिजीज में से था। तो क्वेश्चन था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन और अ डिजीज इज देयर अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ मास सेल्स ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बॉडी। कहते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मास सेल्स हैं किस कंडीशन में उनका जो रिस्पॉन्स या उनकी एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन थे टाइफॉइड, दूसरा था एलर्जी, सी ऑप्शन था एस्कैरिसिस और डी ऑप्शन था एड्स। तो बच्चों इसमें आंसर जो है वो है एलर्जी। मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि जब भी कभी मास्ट सेल्स की एक्टिविटी बढ़ती है तो मतलब इन्फ्लेमेटोरी कंडीशंस तब बॉडी में हो रही होंगी। तो ऐसी कंडीशंस में मास्ट सेल्स जो है वो अपनी एक्टिविटी बढ़ा देंगे। तो ऐसा यूजुअली एलर्जी के टाइम पर होता है। तो एलर्जी के टाइम पर इन्फ्लेमेटोरी रिएक्शंस जो है वो बढ़ जाती हैं और मास्ट सेल की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। अभी हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो माइक्रोब्स के रिलेटेड पूछा गया है। क्वेश्चन था कि जो लैक्टोबैसिलस है जो कि मिल्क को कर्ड में सेट करता है उसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। कहते ऑप्शन ए था साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी था आर्केबैक्टीरिया एंड ऑप्शन सी था केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी था हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। बच्चों लैक्टोबैसिलस जो है वो दूसरों पर एक्ट करता है न्यूट्रिशन के लिए, तो ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। तो बच्चों जब भी कभी वैक्सीन्स बनती हैं तो उनको डायरेक्ट जो है मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाता ह्यूमन यूसेज के लिए। जब भी कभी पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग होती है तो वो माइस के ऊपर होती है। अब ऑप्शंस क्या थे? ऑप्शन ए था शीप, ऑप्शन बी था गोट, ऑप्शन सी था पिग, ऑप्शन डी था माइस। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, दैट इज माइस। इसका यही आंसर क्यों है? क्योंकि माइस जो है उसका जो जेनेटिक अरेंजमेंट है वो ह्यूमन के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर है। सो दैट्स वाई माइस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ टेस्ट organism for the testing of polio vaccine. Next question is enzyme based, that is restriction endonuclease Hind2 always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of. बच्चों हमें पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, एक एंजाइम है जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं मतलब डीएनए है उसको कट करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी बोलते हैं कि डीएनए जो है उसको जब भी कभी Hind2 कट करता है तो वो कौन सी सीक्वेंस को रिकग्नाइज करने पर कट करता है। तो कहते हैं वो सीक्वेंस जो है उसमें कितने बेस पेयर हैं, कुछ ऐसे पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है 6 बेस पेयर्स, ऑप्शन बी था 4 बेस पेयर्स एंड ऑप्शन सी था 7 बेस पेयर्स एंड ऑप्शन डी था 3 बेस पेयर्स। बच्चों
2 जो है वो एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है जो 6 बेस पेयर्स वाली सीक्वेंस को कट करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के रिलेटेड है। अब क्वेश्चन था द इम्प्रूव्ड ट्रेट दैट इज फाउंड इन अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक क्रॉप गोल्डन राइसेस। कि हमें बताना था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक क्रॉप मतलब जो गोल्डन राइस है उसमें इम्प्रूव्ड ट्रेट कौन सी है। तो ऑप्शन ए था कि जो गोल्डन राइस है उनमें लाइसिन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लाइसिन अमीनो एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, या फिर इंसेक्ट रेजिस्टेंट होती है वो क्रॉप, या फिर उसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, या फिर उसमें विटामिन ए का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बच्चों ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। High vitamin A content remain present in a genetically modified transgenic crop that is golden rice। और जो विटामिन ए है वो गुड विजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या हम कह सकते हैं कि गुड विजन के लिए असेंशियल है। बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट एमसीक्यू की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। कहते जब भी कभी कंज्यूमर नया ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म करता है तो उसके रेट को हम क्या बोलते हैं। एंड द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन ऑफ हर्बिवोर्स एज वेल एज डीकम्पोजर्स आर रेफर टू एज। कहते हैं कि जितना बायोमास हार्बिवोर्स एंड डीकम्पोजर्स के कंजप्शन के लिए अवेलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इस जो क्वेश्चन को हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करना था। पहला कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, उसको हम क्या बोलते हैं। दूसरा था कि हमें बताना था कि जो हार्बिवोर्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं उनके लिए अवेलेबल बायोमास जो है उनकी कंजप्शन के लिए उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसमें हमें पता है कि जब भी कभी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर की बात है तब ये क्या होता है, ये है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और जो बायोमास जितना बायोमास अवेलेबल होता है किनको, हार्बिवोर्स एंड डीकम्पोजर्स को कंज्यूम करने के लिए, उनकी कंजप्शन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ऐसा ऑप्शन जो था वो ऑप्शन सी ही था। तो ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन एज अ राइट ऑप्शन। आई होप आप सबको अंदाज़ा हो गया है कि आपने पेपर में कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर जो है वो मार्क किया है। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सही हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।